जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। काजी फायज ईसा साहब ने 2 दिन गुजार लिए हैं। 2 दिनों में बहुत सारी चीज़ें स्टैब्लिश हो गई हैं। वो चीज़ें कौन कौन सी हैं जो स्टैब्लिश हुई हैं, ये हम आपको आज की वीलॉग में बताएंगे। और क्या अब इलेक्शन 90 दिनों में मुमकिन है? आर्मी एक्ट का क्या बनेगा, मिलिट्री कोर्ट्स का क्या बनेगा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का क्या बनेगा, और इसके साथ साथ जो जजेस के दरमियान डिवाइड है, उस डिवाइड का क्या बनेगा। फिर काजी फायज ईसा साहब क्या इस कोर्ट को चला सकेंगे या नहीं चला पाएंगे, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और इसके साथ साथ कल की जो एक्टिविटी थी उसमें 2 वकला को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। उनके क्लाइंट्स ने उनकी तरफ मशकूक नज़रों से देखना शुरू कर दिया, और मुझे यूँ महसूस होता है कि ये जो 2 वकला हैं आने वाले दिनों में इनको ठीक ठाक माशी नुकसान हो जाएगा। ये दोनों वकील कौन है, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब का पहला दिन था, और पहले दिन ही जब 15 जजेस को पूरी कौम ने अपने सामने देखा, हर टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर लाइव कवरेज चल रही थी। 15 जजेस बैठे हुए थे, सामने 2 वकील खड़े थे। पहले ख्वाजा तारिक रहीम साहब की बारी आई, और ख्वाजा साहब की जो वहाँ पे फैंटी लगी, जिस तरह वकला बरादरी ने उनके ऊपर कहके लगाए, और जिस तरह जजेस ने उनसे ऊपर सवाल किए, फिर लोगों ने बाकायदा ख्वाजा तारिक रहीम साहब को अपना माथा पूंछते हुए, पसीना साफ करते हुए, दाएं बाएं देखते हुए, अपनी बात को दोबारा दोहराते हुए देखा। और उसके बाद जो उनके अपने जो क्लाइंट्स थे वो खासे डेस्परेट हुए, क्योंकि ख्वाजा साहब बहुत महंगे वकील हैं, और ख्वाजा साहब की स्पेशलिटी है कि जजेस के साथ हमेशा थ्रू रहते हैं। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के साथ उनका बड़ा गहरा ताल्लुक था, इतना गहरा ताल्लुक था कि इनकी बेगम साहबा और जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जो सास है, उन दोनों की आपने बाकायदा कन्वर्सेशन सुनी होगी, जो ऑडियो एक लीक हुई थी, जिसके अंदर ये बताया जा रहा था कि इमरान खान साहब को कैसे रिलीफ देना है, पीटीआई को कैसे रिलीफ देना है, पीटीआई के जलसे कितने बड़े होते हैं, और फिर ये कम वक्त मुल्क के अंदर मार्शल भी नहीं लगा रहे वगैरह वगैरह। आपको याद होगी वो ऑडियो। तो इतने ज़्यादा ख्वाजा साहब उमर अता बंदयाल साहब के करीब थे, और ये नहीं सिर्फ इनके साथ नहीं बल्कि हर वो जज जिसका ताल्लुक लाहौर के साथ है, ख्वाजा साहब उसके साथ कनेक्टेड होते हैं। और उसकी मेन रीज़न ये है कि ख्वाजा साहब पिछले को 50 साल से इस फील्ड के अंदर हैं। दूसरे क्योंकि पुराने लाहौरी हैं, और जो पुरानी लाहौरी फैमिलीज़ हैं सब एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होती हैं। तो ख्वाजा तारिक रहीम साहब के सबके साथ बाकायदा ताल्लुकात हैं, बल्कि वो ये भी क्लेम करते हैं कि उमर अता बंदयाल साहब जो थे उनके साथ भी इनका बचपन के साथ ताल्लुक था। जब वो छोटे होते थे तो इनके घर आते थे। तो ख्वाजा साहब के 2 कमाल हैं, एक तो बड़े वकील हैं, इसमें कोई शक नहीं, एक तवील अरसे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये भी एक चीज़ क्लियर है। फिर वो पॉलिटिकली बहुत इस्टेब्लिश हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक रहा, गवर्नर रहे पंजाब के, और फिर वफाकी वज़ीर भी रहे। तो इनकी एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है, और इसके साथ साथ ये ज़ाहिर है कनेक्टेड भी थे, वेल कनेक्टेड थे जजेस के साथ। और इसलिए अक्सर औकात ऐसा होता था कि इन्हें केस दायर होने से पहले उसके फैसले का पता होता था। आपको याद होगा कि ख्वाजा तारिक रहीम साहब की एक ऑडियो आई थी क़यूम सिद्दीकी साहब के साथ, जिसमें वो बता रहे थे कि कल जो अदालत होगी वो क्या करेगी, और अदालत ने अगले दिन वही किया। तो इतने वेल कनेक्टेड हैं, लिहाजा ये बड़े महंगे वकील समझे जाते हैं। लोग इनको वकील करके ये समझते हैं कि हमारे केस का अब फैसला हो जाएगा। लेकिन कल जब ख्वाजा तारिक रहीम साहब अदालत के सामने पेश हुए, और जजेस ने बारी बारी जब उनसे सवाल करने शुरू किए, और ख्वाजा साहब ने कभी दाएं देखना शुरू किया, कभी बाएं देखना शुरू किया, और इस दौरान पानी भी पीते रहे वो, तो उससे ख्वाजा तारिक रहीम साहब की जो प्रैक्टिस है उसको ठीक ठाक नुकसान हुआ है। बल्कि उनके जो क्लाइंट्स हैं उन्होंने सोचना शुरू कर दिया है कि अब ख्वाजा तारिक रहीम साहब का शायद गोल्डन टाइम ख़त्म हो गया है, अब हमें नया वकील तलाश करना चाहिए। सेम इसी तरह इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब के साथ हुआ। इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब भी बड़े नामवर वकील हैं, बड़े महंगे वकील हैं, लोग करोड़ों रुपए दे के इनकी सर्विसेज हायर करते हैं। लेकिन कल जब 15 जजेस के सामने वो खड़े हुए, और जिस तरह जजेस ने अपने सवालात के ज़रिए इनके गोडे खड़का दिए, इनके टखने और घुटने एक दूसरे के साथ टकराने शुरू हो गए, तो उससे इनकी प्रैक्टिस को भी ठीक ठाक नुकसान हुआ है। तो अब वकीलों ने यह सोचना शुरू कर दिया है कि अगर ये नॉर्मल रूटीन हो गए, अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हर अदालत के अंदर कैमरे लगवा दिए और लाइव कवरेज शुरू हो गई, तो फिर हमारा क्या बनेगा। बल्कि एक बड़े ही सीनियर वकील है पाकिस्तान में, उन्होंने ये भी कहा कि फिर हम अपने क्लाइंट से कहेंगे कि जनाब आपको डबल फीस देनी पड़ेगी, क्योंकि पहली जो फीस होगी वो केस की होगी, और दूसरी फीस जो है वो पूरी कौम के सामने बेइज्जत होने की होगी। तो फिर जाके हम आपका केस लेंगे, वैसे नहीं लेंगे। क्योंकि उनका ये कहना था कि पहले जो कुछ होता था अदालतों के अंदर होता था, या एक आध क्लाइंट्स को पता होता था, बाकी सब अपने घरों में बैठे होते, तो उनको अंदाज़ा नहीं होता था कि जजेस जो हैं वो वकला के साथ करते क्या हैं। तो हमें अमूमन
अपनी फेस वैल्यू पे केसेस मिल जाते थे, लेकिन जब पूरी कौम देखेगी तो इसके बाद लग पता जाएगा कि किस वकील के अंदर कितना दमखम है और उसकी कितनी प्राइस होनी चाहिए। तो ये कुछ लोगों का ख्याल ये है कि जो बहुत अच्छे वकील हैं उनकी प्रैक्टिस में इजाफा हो सकता है, क्योंकि उसकी वजह यह कि अच्छे होने के बावजूद क्योंकि वो वेल लिंक्ड नहीं होते तो उनकी प्रमोशन नहीं होती। लेकिन जब पूरी कौम उन्हें देखेगी खुद अपनी खुली आंखों से, तो लोग बराह रास्त उनके टैलेंट की वजह से उन्हें हायर करेंगे। और जो पुराने वकील हैं, जो जिनकी प्रैक्टिस तो नाम की है, वो कभी अदालत में जाते ही नहीं, और अगर जाएं भी तो वहाँ ठीक ठाक उनकी बेइज्जती हो जाती है क्योंकि केस उन्होंने तैयार नहीं किया होता, लेकिन अपनी फेस वैल्यू से वो पैसे ठीक ठाक ले रहे होते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस को बहुत नुकसान पहुँचेगा। तो कल का जो दिन था उसमें काजी फायज ईसा साहब ने कम से कम 2 वकला जो थे उनकी प्रैक्टिस का बेड़ा गर्क ज़रूर कर दिया। और अब आने वाले दिनों में अगर ये रूटीन बन जाती है, हर केस के अंदर ये ऑप्शन दिया जाता है मुवक्किल को या मुलज़म को कि आप इसकी लाइव कवरेज चाहते हैं, और अगर वो कह देता है कि ठीक है जी मुझे लाइव कवरेज दें, और फिर पूरी कौम उस केस को देखेगी, तो फिर वकला का बड़ा इम्तहान होगा। तो बड़े बड़े जो नामवर वकला है, मेरा ख्याल ये है कि उनकी ठीक ठाक बेइज्जती आने वाले दिनों में होने वाली है। और वकीलों की पूरी कोशिश है कि वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जाके मिल के इनसे दरख्वास्त करें कि सर लाइव कवरेज का जो ख्याल है अभी कुछ 5-10 साल रहने दें। तो वकला, मैं चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को पहले बता रहा हूँ कि वकला जो सीनियर वकला हैं वो पूरा एक वफ्त बना के अनकरीब आपके पास आने वाले हैं, और उन सब की एक ही दरख्वास्त होगी कि खुदा का वास्ता है हमारी प्रैक्टिस और हमारी जान बचाएँ, नहीं तो मुवक्किल हमें फेंटा लगा देंगे। तो एक चीज़ जो कल के दिन ने इस्टेब्लिश की है वो ये है कि वकला अब आसानी से प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे, उन्हें बहुत कुछ करके जाना पड़ेगा अदालत में। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक फ़ाइल उठाएं और जज साहब के सामने खड़े हो जाएं और आप वहां पे बात करके अपने मुवक्किल को मुतमईन कर दें, क्योंकि अब आपने 25 करोड़ लोगों को मुतमईन करना है, जो ज़ाहिर है खासा डिफ़िकल्ट काम है। जैसे काजी फायज ईसा साहब का जो दूसरा कमाल था वो ये था कि कुछ ऑप्टिक्स उन्होंने क्रिएट किए। ऑप्टिक्स असरदस कहा जाएगा क्योंकि जब तक इनके रिजल्ट नहीं निकलेंगे तो हम इन्हें ऑप्टिक्स कह सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छी रवायात हैं। पहली जो रवायत है, उन्होंने रजिस्ट्रार के लिए एक खातून का इंतखाब किया और वो सेशन जज हैं और वो बाकायदा अदलिया के साथ उनका ताल्लुक है। तो पहली मरतबा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक खातून को रजिस्ट्रार बनाया गया और दूसरा उसका ताल्लुक अदलिया के साथ है। तो ये बड़ी अच्छी रवायत है। मेरा ख्याल है इस रवायत को जारी रहना चाहिए, क्योंकि जब आप जूनियर जजेस को इस पोजीशन पर लेके आएंगे तो इससे उनका एक्सपोजर बढ़ेगा और इससे वो बहुत ज़्यादा सीख सकेंगे और फिर उनकी प्रैक्टिस भी होगी और फिर पाकिस्तान का एक इमेज भी बेहतर जाएगा, बजाय इसके कि आप डीएमजी जो लोग हैं उनके हवाले ये पोस्ट कर दें। तो ये बड़ा अच्छा काम किया। दूसरा, इन्होंने अपनी बेगम साहबा को साथ खड़ा किया हल्फ में, तो ये एक बड़ी अच्छी रवायत है। मेरा ख्याल ये है कि इस रवायत को भी जारी रहना चाहिए और आइंदा जो भी शख्सियत हल्फ उठाए उनकी बेगम को या फिर उनकी वालदा को या फिर उनकी बेटी को साथ खड़ा होना चाहिए। उसका ये फ़ायदा होगा कि ख़वातीन एम्पावर होंगी, उनकी इज़्ज़त में इजाफा होगा सोसाइटी में। तो काजी साहब ने ये बड़ा अच्छा काम किया। फिर इन्होंने प्रोटोकॉल लेने से इनकार कर दिया और ये भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। पाकिस्तानी अवाम चाहती है कि ये जो अननेसेसरली प्रोटोकॉल है या बिला वजह सिक्योरिटी के नाम के ऊपर जो हट जाओ बच जाओ जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, इसको ख़त्म होना चाहिए। तो काजी साहब ने ये फ़ैसला करके भी बड़ा मेरा ख्याल लोगों के दिल विन कर लिए और इसको भी जारी रहना चाहिए। ये ना हो कि ये सारा खेल 2-4 दिनों का और उसके बाद दोबारा वही प्रोटोकॉल, वही गाड़ियाँ टाँ करती हुई चल रही होंगी। इसके साथ साथ इन्होंने अपनी जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए मखसूस गाड़ी है, शायद BMW 1 है, उसका नंबर 1 है, वो भी लेने से इनकार कर दिया और ये आम जजेस को जो अलाट हुई हैं, गाड़ी एलोकेट हुई हैं, उसके अंदर आए हैं। ये भी बड़ी ज़बरदस्त रवायत और मेरा ख्याल है इस रवायत को भी चलना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इंसाफ के सबसे बड़े चैम्पियन होते हैं और इस चैम्पियन को जब लोग BMW से उतरते हुए देखते हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ी से उतरते हुए देखते हैं, तो वो बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता। तो काजी साहब ने ये भी फैसला करके बहुत अच्छा किया। फिर इन्होंने फुल कोर्ट मीटिंग बुलवा ली जो 4 साल बाद हुई, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 4 साल बाद फुल कोर्ट मीटिंग हुई है। उससे पहले मीटिंग हुई नहीं, इतनी ज़्यादा डिवाइड थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। फिर इन्होंने फुल कोर्ट बेंच भी बुलवा लिया, 15 जजेस इकट्ठे बैठ गए जो इससे पहले एक दूसरे के साथ हाथ मिलाने और सलाम लेने के लिए भी तैयार नहीं। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इनकी। लेकिन सवाल फिर वही है कि अगर आप इस टाइप के बहुत सारे काम और भी कर जाएं, अगर आपने ये 6 काम किए हैं तो आप 600 भी कर जाएं, लेकिन अगर इस साइट पे 57,000 केसेस हैं कि 57,000 मुकदमात अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पड़े हुए हैं, तो फिर इन ऑप्टिक्स का कोई फ़ायदा नहीं होगा।
तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा जो इशू है वो 57,000 केसेस है। अब अगर ये 13 माह में ये 57,000 केसेस ख़त्म कर देते हैं या इन्हें आधा भी कर देते हैं तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और मेरा ख्याल है कि अगर ये हो जाता तो फिर पूरी कौम को खड़े होकर 25 करोड़ लोगों को खड़े होकर काजी फायद ईसा के लिए ताली बजानी चाहिए, क्योंकि जो असल काम था इनका वो ये करके जाएंगे। लेकिन अगर ये सब कुछ करते रहते हैं और इन केसेस की तादाद में इजाफा होता जाता है, ये 60,000 हो जाते हैं, ये 65,000 हो जाते हैं, तो फिर मेरा ख्याल इन ऑप्टिक्स का कोई फ़ायदा नहीं होगा। लोग ये समझेंगे कि इनसे पहले भी चीफ जस्टिस आते रहे हैं और ये भी एक चीफ जस्टिस की हैसियत से आए। गो इन्होंने पेट्रोल कम इस्तेमाल किया, बिजली कम इस्तेमाल की, इन्होंने सरकारी गाड़ी जो थी वो छोटी ली, इन्होंने एक खातून को रजिस्ट्रार बना दिया, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर, लेकिन ये केस नहीं निपटा सके। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए वो 57,000 केसेज हैं। फिर इसके साथ साथ क्योंकि इनका ये कहना है कि मैंने आइन का हल्फ उठाया और मैं आइन की पासदारी करूंगा, तो यहाँ पे बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं कि अगर ये आइन की पासदारी इन्होंने करनी है तो फिर 90 दिनों के अंदर इलेक्शन भी करवाना पड़ेगा। अब ये 90 दिनों के अंदर इलेक्शन का ये कैसे बंदोबस्त करेंगे, सवाल है। और अगर ये कर जाते हैं तो फिर इसका मतलब ये अपने कहे हुए का पास कर रहे हैं, और अगर ये नहीं करते तो फिर इनके ऊपर उंगलियां उठनी शुरू हो जाएंगी। फिर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, सिंध बार कौंसिल ने इसको चैलेंज कर रखा है, इसके बारे में क्या फ़ैसला होता है। कि फिर इसके साथ आर्मी एक्ट का ये भी सिंध बार कौंसिल ने चैलेंज कर रखा है। फिर मिलिट्री कोर्ट्स है, अब मिलिट्री कोर्ट्स के माजी में ये खिलाफ होते थे, आज अगर ये इसको इंडोर्स कर देते हैं तो फिर सवाल लोग पूछेंगे। फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को अगर ये अलाउ करते हैं तो अपील का हक मिल जाएगा। जब अपील का हक मिल जाएगा तो बहुत सारे नए केसेस खुलेंगे। जब नए केसेस खुलेंगे तो फिर जो पुराने जजमेंट्स हैं, जो पुरानी जजमेंट्स हैं सारी जो इनके कोलीग्स ने दी हैं, उनके ऊपर भी हरफ आएगा। उसमें से बेशुमार लोग रिटायर हो चुके हैं, कुछ इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर है। तो जब लोग उनकी तरफ देखेंगे कि ये आपने क्या किया और क्यों किया, तो फिर ज़ाहिर है ये एम्बेरस भी होगी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की पूरी टीम, और लोगों की तरफ से प्रेशर भी आएगा। तो उस वक्त काजी फायद ईसा साहब का वाकई एक बहुत बड़ा इम्तहान होगा। फिर नैब का जो तरमीमी एक्ट था उसे ज़ाहिर उड़ा के जा चुके हैं उमर अताब बंदियाल साहब, उससे नैब के नए केसेस भी खुल रहे हैं। अब अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसको दोबारा रिवर्स करते हैं तो फिर सवाल आएगा कि इन्होंने कुछ लोगों को बचाने के लिए इकदाम किया है, और अगर ये इसको इसी तरह चलने देते हैं तो फिर एक दूसरी पार्टी की तरफ से सवाल आएगा कि जनाब हम तो बड़ी दुआएं करके आपको लेकर आए थे, लेकिन आपने आते ही हमारे पाँव पे कुल्हाड़ी मार दी। लिहाजा ये भी एक बहुत बड़ा इम्तहान होगा कि नैब एक्ट के अंदर जो तरमीम है उसको ज़ाहिर उमर अताब बंदियाल साहब उसका फ़ैसला कर गए हैं। अब अगर आप उसको नहीं छेड़ते तो एक बैगेज है, और अगर आप उसे छेड़ देते हैं तो फिर एक बैगेज है। आपको एक साइड पे या उस साइड पे किसी न किसी साइड पे आपको मज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए ये भी खासा मुश्किल होगा। लेकिन कुछ चीज़ें जो है मुझे महसूस होती हैं, एक तो ये कि इस्टेब्लिशमेंट को, गवर्नमेंट को और अपने साथी जजों को साथ रख के मिला के अपने साथ चलेंगे, ये एक बड़ी अच्छी बात होगी। इससे पहले इस्टेब्लिशमेंट किसी और साइड पे जा रही थी, गवर्नमेंट किसी और साइड पे जा रही थी, और साथी जजेस जो है किसी और साइड पे जा रहे थे, उससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। फिर ये DGISI जो हैं जनरल नदीम अंजम, ये इनका बहुत ज़्यादा एहतराम करते हैं, और हल्फ बर्दारी की तकरीब में वो अपनी बेगम के साथ आए और वहाँ पे तकरीबन 1.5-2 घंटे वो वहाँ पे बैठे। फिर आर्मी चीफ वहाँ पे तशरीफ़ लाए अपनी बेगम के साथ, और वो भी पूरी तकरीब उन्होंने ख़ुद देखी और वहाँ पे मौजूद रहे। ये चीज़ भी साबित करती है कि इस्टेब्लिशमेंट बहुत ज़्यादा उम्मीदें इनके साथ वाबस्ता करके बैठी हुई है कि ये ऐसे मामलात नहीं छेड़ेंगे जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो। तो अब इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। पॉलिटिकल पार्टीज़, इवन PTI जो है वो भी इनके साथ चलने के लिए तैयार है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इनको हीरो समझती है इस वक्त, वो भी इनके साथ है, और गवर्नमेंट जो है वो भी इनकी तरफ मददगार नज़रों से देख रही है। तो गवर्नमेंट भी इनको सपोर्ट करेगी। इस वक्त अगर काजी फायद ईसा साहब एहतियात के साथ चलते हैं और कोई गैर कानूनी और गैर आइनी फ़ैसला नहीं करते, आइन की सुपरमेसी को तस्लीम करते हैं, पाकिस्तान को क्लीन करने की कोशिश करते हैं, मामलात को दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं, तो आप यकीन करें कि जब ये जाएंगे तो पूरा पाकिस्तान खड़ा होकर इनके लिए ताली बजाएगा। लेकिन अगर ये केसेस छोड़ गए, अगर इन्होंने कंट्रोवर्सी बढ़ा दी, और अगर इन्होंने अपने साथी जजों को, स्टेट को और गवर्नमेंट को नाराज़ कर दिया, स्टेट को मज़ीद कमज़ोर कर दिया, तो फिर हो सकता है कि ये 30-40 किस्म के ऑप्टिक्स तो कर जाएँ, अपने प्रोफाइल में छोटे छोटे वाक़यात तो दर्ज करवा लें, लेकिन लोग इन्हें को बहुत अच्छे अल्फाज से याद नहीं करेंगे।